हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जिस चीज़ का सभी स्टूडेंट्स को हमको बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ हो चुकी है। आरआरबी ने सीबीटी वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आरआरबी सीबीटी वन को क्वालिफाई किया है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और इसी तरीके से आपको पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है और सीबीटी टू भी क्वालिफाई करना है ना। और ये जो सीबीटी टू क्वालिफाई करने का जो सफ़र है उस पर हर एक स्टेप में गेट एकेडमी आपके साथ है ना। आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं हमारे पास, वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है हमारे पास, यूट्यूब सेशंस हम आपके लिए लेते आएंगे। ठीक। और जो जिन स्टूडेंट्स का सीबीटी वन क्लियर नहीं हो पाया कोई भी रीज़न की वजह से, उनको मायूस नहीं होना यार। देखो आगे आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स अभी और आने वाले हैं। ठीक। आप उनकी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, आगे वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प होगी, है ना। आप उसको ज़रूर से क्लियर कर लेंगे। ठीक। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम सीबीटी वन का या रेलवे का एग्ज़ाम दिए थे, उसके पैटर्न से मतलब जो उसका मेथड है उससे उतना यूज टू नहीं है। और कई से स्टूडेंट का डाउट है कि मैंने सीबीटी वन तो क्वालिफाई कर लिया है, मेरे स्कोर कार्ड में नीचे लिखा हुआ है कि वेदर आई एम क्वालिफाइड फॉर सीबीटी टू और नॉट, तो उसमें यस लिखा है, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कितने सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है। तो वो जो डाउट है वो मैं आपका आज क्लियर करने वाला हूँ। ठीक। सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले जाना है अपना एक स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना है। स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे आप, ये हमारे एक स्टूडेंट है जिनका ये स्कोर कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक। इन्होंने क्या किया, ये इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट थे हमारे, और इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज टू, यस बिल्कुल स्टेज टू के लिए क्वालिफाई किए हैं। ठीक है। हमको इनके नॉर्मलाइज मार्क्स से मतलब है। नॉर्मलाइज मार्क्स हमारा कितना आ रहा है, 70.88984। नॉर्मलाइज मार्क्स 70.88984। देखो इनका जो इनकरेक्ट आंसर था ना बहुत ही कम था, 3 इनकरेक्ट था। ऑल्दो इनके अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नहीं थे, 65 ही अटेम्प्ट थे, बट इनकरेक्ट बहुत ही कम था। ठीक है। इस वजह से इनको क्या हुआ, इनके शिफ्ट में हेल्प मिला। ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपके शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स ने अपियर किया एग्जाम देने के लिए, आपका जो एग्जाम था उसका। तो 3718 स्टूडेंट्स ने अपियर किया। कितने स्टूडेंट है जिनका नंबर आपके नंबर के बराबर या आपके नंबर से कम है, तो ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लोग से इन्होंने नंबर ज़्यादा लगाया हुआ है। ठीक है ना। 70.88984 इनका क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर है। हमको अपने नॉर्मलाइज स्कोर को याद रखना है, 70.88 984। ठीक। ये हमारा स्कोर है, स्कोर है। मैं आरआरबी, क्योंकि स्टूडेंट हमारा आरआरबी बिलासपुर के हैं, तो मैं आरआरबी बिलासपुर का कट ऑफ आपके सामने रखा हुआ हूँ। आरआरबी बिलासपुर का ये कट ऑफ है हमारा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी नंबर के लिए। अब ये कैटेगरी नंबर क्या है हमारी, यही हमारा मेन चीज है कि हमको ये जानना है कि मैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हुआ हूँ, तो कैटेगरी नंबर वाइज हमको मालूम चलेगा। ठीक। स्टूडेंट मान लेता हूँ मेरा जो स्टूडेंट है वो है यूआर कैटेगरी का। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक। स्कोर कितना लाया, 70.88984। कौन कौन से इसमें ज्यादा है उससे, यूआर में फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 10 और 11 में देखो एक मार्क्स के लिए रह गए, 15, 28, 30। ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कैटेगरीज ऐसी है जिसके लिए हमारा जो स्टूडेंट है वो स्टेज टू में एलिजिबल है। ठीक। बाकी के कट ऑफ इससे ज़्यादा है तो उनके लिए अब एलिजिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। हमको याद कर लेना है 5 7 9 15 28 30। अब आ जाना है मुझे हमारे जो हम लोग का क्या कहना चाहिए, वो था एग्जाम का नोटिफिकेशन था सीबीटी, जो रेलवे आरआरबी जेई के एग्जाम का नोटिफिकेशन पे आ जाना है आपको। नोटिफिकेशन में आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट उसका सब डिपार्टमेंट कौन सी पोस्ट क्या कैटेगरी नंबर है उसको आपको मिल जाएगा। मैं आरबी बिलासपुर का स्टूडेंट था तो मैं आरबी बिलासपुर के लिए देख रहा हूँ। हर जगह कैटेगरी सभी के लिए सेम होती है, बट आप अपनी जगह का देखिए। एलिजिबल किसके लिए था हमारा स्टूडेंट, फिफ्थ के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए, 15 के लिए, 28 के लिए और 29 के लिए ना। ठीक। फोर्थ वाले में एलिजिबल नहीं हो पाया, फिफ्थ क्लियर हुआ, फिफ्थ क्लियर हुआ, सेवंथ क्लियर हुआ, सेवंथ क्लियर हुआ, नाइन्थ क्लियर हुआ, नाइन्थ क्लियर हुआ। ठीक है, इतने पोस्ट में क्वालिफाई किए। देन यहाँ से 15, देन यहाँ से 28 और 30। ठीक है। तो इतनी सारी पोस्ट के लिए हमारे स्टूडेंट ने सीबीटी टू में क्वालिफाई कर लिया है। क्लियर। अब यहाँ पे लेकिन डाउट ये आ रहा है कि आप बोलोगे यार मेरा स्टूडेंट जो था वो क्या था, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट था, बट यहाँ तो इंजीनियरिंग लिखा है। इंजीनियरिंग दिस मीन्स दैट यहाँ पे सिविल होता है।
ठीक, तो मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं इंजीनियरिंग वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ? मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं एसएनटी वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ? मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ये पीवे एंड ब्रिज के लिए एलिजिबल हूँ? है ना, ये भी तो इंजीनियरिंग का ही है। ठीक, तो देखो ये आपको कैसे मालूम चलेगा? आप अपना जाना कहाँ पे, आप अपना जाना एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म में आप जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने वहां पे पोस्ट प्रेफरेंस फिल किया था, पोस्ट प्रेफरेंस फिल किया था। अब आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस वाले पार्ट में जाइए। पोस्ट प्रेफरेंस वाले पार्ट में जाके आपको जो जो वहां पे पोस्ट आपको नजर आ रही होगी, आपको अब जैसे कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आपको जनरल सर्विसेज दिख रहा होगा, ईएमयू टीआरएस दिख रहा होगा, टीआरडी दिख रहा होगा, पीवे एंड ब्रिज शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक, आपको दिख रहा होगा ट्रैक मशीन दिख रहा होगा, ये इंजीनियरिंग में है। एसएनटी की सभी ये चारों पोस्ट दिख रही होगी, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के पोस्ट प्रेफरेंस में जो जो पोस्ट वहां पे मेंशन्ड है, वो आप सभी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से ब्रांच के हो। इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बहुत सारे चीजें दूसरे भी ब्रांच में एलिजिबल होती है, जैसे यहाँ पे ट्रैक मशीन में हम लोग एलिजिबल है, वैसे ही मैकेनिकल के बहुत सारे स्टूडेंट ये जनरल सर्विसेज वाले पार्ट में एलिजिबल होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। ठीक, तो इस तरीके से होता है। कैसे मालूम चलेगा? आप अपने जाके एप्लीकेशन फॉर्म में देख लीजिएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि मैं कितने कितने पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज में एलिजिबल हूं। अब किसी का डाउट ये हो सकता है, क्या डाउट हो सकता है कि मान लो, अब बात आती है मेडिकल स्टैंडर्ड की, कुछ ये थोड़े से इंपॉर्टेंट दिक्कत है, मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप उसके बेस पे आप चेक कर लीजिएगा। जिनको देखो चश्मा वगैरह नहीं लगा हुआ है, बेसिकली जो आरआरबी में जो मेडिकल चेक होता है ना, थोड़ा सा टफ होता है। और टफ इन द सेंस ऑफ किस में होता है? जब आपके चश्मे वगैरह की बात हो। ठीक है, पावर जो चश्मे का पावर है उस पर टफनेस रहती है, मतलब उस पर वो लोग काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। मैं एक पोस्ट बता रहा हूँ आपको, आप ले लो टीआरडी की पोस्ट, इलेक्ट्रिकल टीआरडी। ठीक, और दूसरा ले लो आप जनरल सर्विसेज। इलेक्ट्रिकल टीआरडी के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए ए3 मेडिकल स्टैंडर्ड। आप जाके अपने नोटिफिकेशन में जाके देखिएगा, आपको वहां पे दिख जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड किसके लिए क्या है। जनरल सर्विसेज के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक, मैं जितना मुझे जहां तक ध्यान है कि ए3 मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि मैं आपको सिर्फ चश्मे की पावर के बेस पे बता रहा हूँ कि आपका जो पावर है वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल सर्विसेज में क्या होता है, ये पावर 2 डायोप्टर के साथ साथ बढ़ के हो जाता है 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी बंदे ने मान लो, कोई मेरा जैसे कि हमारा ये स्टूडेंट था, इसने टीआरडी के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, मान लो इन्होंने जनरल सर्विसेज के लिए भी क्वालिफाई किया होता, बट पोस्ट प्रेफरेंस में इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस अगर बाई चांस टीआरडी रखा है, पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी क्या है, इन्होंने टीआरडी रखी हुई है। सेकंड प्रेफरेंस इन्होंने रखा हुआ है क्या, सेकंड प्रेफरेंस मान लेते हैं इन्होंने क्या रखा है, टीआरएस और ईएमयू रखा हुआ है। ठीक, टीआरएस के लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड ए3 चाहिए। ठीक, थर्ड प्रेफरेंस जो है मान लेते हैं इन्होंने रखा इलेक्ट्रिक जनरल या जनरल सर्विसेज जो आप यहाँ कह रहे हो। ठीक, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B3 है। ध्यान से सुनिएगा, जिनके लिए रिक्वायरमेंट सॉरी B1 है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। बट मेरे स्टूडेंट का जो है वो पावर क्या है, मान लेता हूं 3 डायोप्टर है, जो चश्मे की पावर है वो 3 डायोप्टर है। दिस मीन्स दैट अगर वो जाएंगे मेडिकल कराने के लिए तो टीआरडी के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे, वो टीआरएस के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन यार उन्होंने क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस में टीआरडी डाला था, और क्या उनका मेडिकली वो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनको नेक्स्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो बिल्कुल किया जाएगा। ऐसा नहीं होता कहीं पे भी कि आपको नेक्स्ट आपके उसके लिए कंसिडर ना किया जाए। इवन आप अगर सेकंड वाला, क्योंकि देखो सेकंड वाले में भी इन्होंने क्या था, इनको मेडिकल स्टैंडर्ड A3 चाहिए था, बट हमारे स्टूडेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B3 है, तो वो इसमें भी क्या नहीं कर पा रहे। भले ही इसका कट ऑफ उन्होंने क्लियर कर लिया होगा, बट वो मेडिकली इसके लिए फिट नहीं है, इस वजह से उनको ये भी पोस्ट नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा, उनको जो नेक्स्ट उन्होंने प्रायोरिटी में डाला होगा, अब उनको जो नेक्स्ट उन्होंने प्रायोरिटी में डाला हुआ है उसके लिए उनको क्या दिया देखा जाएगा, मेडिकली वो फिट है या नहीं है। तो अगर वो थर्ड
या जितने भी नीचे जाते जाए, अगर वो उस पोस्ट के लिए मेडिकली फिट है तब उनको वो पोस्ट मिलेगी। लेकिन आपको इस बात ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो कट ऑफ है वो भी आप हर किसी पोस्ट का क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जाइए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जाइए, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर के आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस देखिए। जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, पोस्ट प्रेफरेंस में जाकर के आप क्या चेक कर सकते हैं, मैं कितने सारे कैटेगरीज के लिए एलिजिबल हूँ, मैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, और कौन सी पोस्ट में क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। ठीक, अगर आप नहीं मीट कर पा रहे मेडिकल स्टैंडर्ड अपनी कैटेगरी के, अपने पोस्ट प्रेफरेंस के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कोई ना कोई तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप क्लियर कर रहे होगे, आप उस एग्जाम, उस पोस्ट के लिए आप फाइट कर सकते हो। क्लियर है? तो आई होप मैंने आपके जो भी डाउट्स थे आपके इसके रिलेटेड और आप कितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उससे रिलेटेड मैंने आपको सभी क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपका जो CBT2 का एग्जाम है वो बहुत जल्द होने वाला है। तो CBT2 के एग्जाम की प्रिपरेशन में हर स्टेप में गेट एकेडमी आपके साथ है, इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपको पेड कोर्सेज लेने तो हमारे पास पेड कोर्सेज अवेलेबल है। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड वेल डिजाइन पेड कोर्स है हमारे। एग्जाम ओरिएंटेड हमारे पास टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज की भी प्राइस बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, और हम लोग बहुत सी ज़्यादा आपके लिए बहुत सारे यूट्यूब सेशंस लेके आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट यूट्यूब सेशंस है वो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको CBT2 के में प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी। ठीक, चलिए ठीक है, फिर लगे रहिए CBT2 के प्रिपरेशन में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।